हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोरी। थिंक्सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग सीटेट एग्ज़ाम का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप सबके लिए वो क्वेश्चंस ले आ रहा हूं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आज हम लोग आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आंसर क्या क्या है? देखिए, सिर्फ माता से होता है, सिर्फ पिता से होता है, माता पिता दोनों से, या माता पिता और उनके पूर्वजों से होता है। तो देखिए, आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जो कि माता पिता से संतान में आते हैं, या फिर जो उसके दादा या परदादा के कुछ गुण हैं वो उनके पोते या परपोते पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? ठीक है, तो ये कथन किस विचारक का है? कौन सा कथन? कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो यह कथन है जेम्स ड्रॉवर का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि, क्या कथन है? देखिए, ये कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन डग डेरम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? कौन सा आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि या विशिष्ट चरित्र? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि क्या है? बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण परस्पर है, क्या है? परस्पर निर्भर है, परस्पर पूरक है, परस्पर सहयोगी है। तो आनुवंशिकता और वातावरण ये तीनों ऑप्शन से निर्भर भी है, पूरक और सहयोगी भी है। तो हमारा आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? डी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास पर, संवेदनात्मक विकास पर, मानसिक विकास पर या शारीरिक विकास पर पड़ता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी प्रकार के विकास पर पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता न तो पिता के डीएनए से? तो हम लोग को पता है क्या होगा? माता पिता और दोनों के डीएनए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, क्या है? कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षक अभिभावकों के व्यवहार, या आनुवंशिकता और वातावरण? तो हमारा आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि बालकों को जो मूल प्रवृत्तियां वातावरण से प्राप्त होती है उसका विकास वंशानुक्रम में होता है। तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है और उनका विकास वातावरण में होता है। तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर? ये है 2 नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उसके विद्यालय और परिवार का, उसके वंशानुक्रम वातावरण का, उसके परिवार और समाज का, और उसके समाज और राष्ट्र का? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो कि हमको प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन रोज जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, बच्चे क्या कर सकते हैं? उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, उनको कड़ा अनुशासन मिले। तो देखिए, कड़ा अनुशासन में नहीं सीखेंगे, ये नहीं होगा। मित्र बनाने का मौका, ये भी नहीं होगा। और खेलने का मौका, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ये 1 नंबर, उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में क्या है? आप शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। उसका प्रमुख कारण हो सकता है। अब उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखिए, वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या उपयोग, सभी। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका वातावरणीय प्रभाव हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर ये नहीं हो सकता है, आपकी शिक्षण विधि भी नहीं होगा, सभी भी नहीं है। तो क्या है? वातावरणीय प्रभाव, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के नाते आप सोचिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ के लिए क्या करना चाहिए आपको? कि बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो देखिए, ये नहीं होगा। उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। देखिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, प्रेरित करने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग को परिवेश देना होगा। तो हमारा जो पहला आंसर है वही हो जाएगा, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। तो बच्चे के विकास पर उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, क्योंकि उसके परिवेश के द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, इसलिए सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या परिवेश का लाभ ये सब नहीं होंगे। ठीक है, पालन पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। देखिए, परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन चरणों में? समाज, आर्थिक, समाज, विद्यालय की शिक्षा, प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत, परिवार या विद्यालय में विकास। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कि परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए, ये तीनों का तीनों कारण होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है और आप इस समस्या का समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ठीक है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो देखिए, यही होना चाहिए। फिर भी आगे का फोन देख लेते हैं। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे या स्कूल उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो देखिए, ना मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ना ही उसका नाम काटने के लिए बोलेंगे, ना ही उसको छात्र को रोज पीटेंगे। तो ये भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा तब? 1 नंबर, कि उसको उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों का
के उत्तरदायी तत्व कौन है? वंशानुक्रम, वातावरण है। तो ऑप्शन क्या है? देखिए ए है, बी है, ए बी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखिए 21 नंबर पे। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है। तो इसका देखिए प्रमुख कारण क्या हो सकता है शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आने का? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विकास की वातावरण विचारधारा निम्नलिखित में से किसका महत्व है? ठीक है। जो विकास की वर्तमान विचारधारा है, निम्नलिखित में से किसका महत्व है? अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति और पालन पोषण दोनों का। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए ये सीटेट 2 जून में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये आया है 2011 में। ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गौण, गत्यात्मकता, स्थिर या प्राथमिकता। तो इसका आंसर स्थिर होगा। क्या अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो अनुवांशिकता संबंधी कारक कौन है? ठीक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति या चिंतन पैटर्न। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर आंखों का रंग। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है। अब विकास को आकार कौन देता है? किसको छोड़कर? पौष्टिकता की गुणवत्ता को छोड़कर, संस्कृति या शिक्षा की गुणवत्ता को छोड़कर। तो ये तीनों क्या करते हैं? वातावरणीय कारक पर विकास को आकार देते हैं। ठीक है। तो कौन नहीं देता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो शारीरिक गठन ये आकार नहीं देता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चे का विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ठीक है। मतलब कि 3 को ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका, जिससे पता चलती है कि इसमें क्या है कि परिवेश की भूमिका है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसमें परिवेश का कोई भूमिका नहीं है, इसमें तो चाइल्ड का अपना विशेषता हो गया। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अब देखिए औसत परिवर्तन में लगातार क्या हुआ है कि वृद्धि हुआ है। ठीक है। तो अब लगातार औसत परिवर्तन में जो वृद्धि हुआ है, ठीक है, मतलब बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का जो औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कैसे होता है? ठीक है। अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी से पता क्या चल रहा है कि ये परिवेश की भूमिका के कारण ही हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा। फिर भी देखिए दो और आगे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। तो देखिए ये नहीं होगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे हो पाए जाते हैं। ये भी क्या होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ठीक है। कि मानवीय विकास की आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं।
विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, विकास के अन्य क्षेत्रों में क्या है कि आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए भारत सरकार के विवादात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और नेक्स्ट देखिए परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता की प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास के प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ठीक है, अब इसमें किसकी किसकी आनुवंशिकता और परिवेश की दोनों की भूमिका के संदर्भ में, तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, तो हमारा यही आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर, प्रकृति पालन पोषण। ठीक है, क्या लिखा है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में, मतलब इस वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब 3 गलत कथन जो है वो क्या है, अनुपयुक्त है, एक ही कथन क्या है, उपयुक्त है। तो हम लोग हर कथन को कैसे मान के चलेंगे, अनुपयुक्त ही मान के चलेंगे, तो हम लोग उपयुक्त मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, उसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो एकदम बात ये क्या है, सत्य है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है और जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव को बहुत कम होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, दोनों विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक सतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यताओं के रूप में प्रकाश की विकास पर चर्चा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन में सही हो जाएगा 3 नंबर, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होता है। और यह कथन देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात है तो ये जैसा कथन इसमें कहा गया है, ठीक है, तो इसे पढ़ने से ही हम लोग को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो ठीक है वाला ऑप्शन सब है वो सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसमें है देखिए ठीक है, इसमें ठीक है, तो ये तीनों 2 ऑप्शन कट गया। अब ठीक नहीं है में पढ़ते हैं, देखिए कौन सा होगा। ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि यह बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुन्वय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डैश डैश में, वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनुन्वय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो हमारा आंसर यही सही होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और थैंक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।